हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हीट का फर्स्ट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, टॉपिक का मीनिंग क्या है, हम क्या पढ़ेंगे इसमें और किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है जब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि हम उसको हीट देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जितनी ज्यादा हम हीट उसको देते जाएंगे, जितना टेम्परेचर हम उसका बढ़ाते जाएंगे, उसका साइज उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ या हीट कंजम्पशन के साथ साथ बॉडी के साइज का इंक्रीज होना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या हुआ? टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी के साइज का इंक्रीज होना। अब बॉडी के साइज का इंक्रीज होना, इसका क्या मीनिंग बनता है? बॉडी का साइज तो कुछ भी हो सकता है, उसकी लेंथ भी हो सकती है, उसका एरिया भी हो सकता है, उसका पूरा वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन किस चीज में? इसलिए एक्सपेंशन को कैटेगराइज भी किया गया है, किस तरीके का एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो यह देखना है कि थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है। ठीक है, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? इंक्रीमेंट इन साइज ऑफ बॉडीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीमेंट, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके साथ साथ अगर साइज बढ़ रहा है, दैट इज मीन्स थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है? ठीक है ना, रीजन, मुझे इसका रीजन पता करना है कि क्या है, या थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन भी करना है कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है और उसका कारण क्या है। देखिए, इसका रीजन अगर हम जानने की कोशिश करें तो इस एक्टिविटी से ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी का साइज बढ़ रहा है तो उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो जिन भी पार्टिकल से मिलकर बॉडी बनी है, उन पार्टिकल के बीच का सेपरेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। जब उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा तभी तो बॉडी का साइज इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग ही यही है, लेकिन अभी रीजन तो पता ही नहीं चला। थर्मल एक्सपेंशन क्या है वो पता चल गया मुझे, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ना इज थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों है? यानी कि बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता क्यों है टेम्परेचर बढ़ने से? उसका क्या कारण है? ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लगता है कि जैसे बॉडी का अगर एक्सपेंशन हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो ऐसे लगता है जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। लेकिन वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ना या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना इज नॉट थर्मल एक्सपेंशन। बॉडी का एक्सपेंशन होना और उसके मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ना कहीं से कहीं तक भी रिलेटेड नहीं है। ठीक, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ गया। दो मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से वो वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और ज्यादा बड़े बड़े एम्पलीट्यूड है तो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन कर सकते हैं। इससे बॉडी का साइज इंक्रीज नहीं होता। बॉडी का साइज इंक्रीज कब होगा? जब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, तब बॉडी का साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाना इज नॉट उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाना। ठीक, तो सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स
of any material increases with temperature. ठीक है ना, सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एनी मटेरियल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये कैसे होता है? इसी को तो थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? इसका रीजन है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग असिमेट्री इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व, asymmetry in potential energy curve is the basic region of thermal expansion। जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है उसमें जो असिमेट्री है वो इन रियलिटी एक्सपेंशन का रीजन है। कैसे? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कर्व, देखिए क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, हमें क्या बताता है? मान लीजिए ये एक मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, इस एक्सिस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रहा हूं और इस एक्सिस पे मैं एक्स प्लॉट कर रहा हूं। व्हाट इज एक्स? एक्स इज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या एटम्स और पार्टिकल्स। देखिए, अगर किसी भी मटेरियल के दो पार्टिकल हैं या दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब वो जो भी उन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है, अगर वो स्टेबल है दोनों, तो उनके बीच का सेपरेशन होगा जिस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो मटेरियल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व आता है वो इस तरीके से आता है, यहां पे यूं। ये ऑलमोस्ट शेप है पोटेंशियल एनर्जी कर्व की। अब दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हर मटेरियल का कर्व ऐसा ही आएगा, बस ये मिनिमम वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी पर शेप बिल्कुल यही रहनी है, ठीक है ना। अब ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग जो ये वाली डिस्टेंस है एक्स नॉट, दिस इज इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन एक्स नॉट के बराबर है और वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये बॉन्ड लेंथ होगी। इतने सेपरेशन पे मॉलिक्यूल या जो भी बॉन्ड है या दो पार्टिकल्स हैं मैक्सिमम स्टेबल है। अगर आप सिस्टम को एनर्जी देने की कोशिश करोगे, पोटेंशियल एनर्जी देने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग अगर आप पोटेंशियल एनर्जी दोगे तो मॉलिक्यूल इतने सेपरेशन पे पहुंचेंगे और इतने सेपरेशन पे पहुंचेंगे, मतलब मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। अगर आप इतनी पोटेंशियल एनर्जी को जिस सेपरेशन पे यानी कि एक्स नोट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, दो मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? एक्स नोट। इस वक्त इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर आप इस सिस्टम को आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ये सिस्टम थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा लेगा, और पोटेंशियल एनर्जी उसने बढ़ा ली तो एक पॉइंट ये, दो पॉइंट आ जाएंगे। यानी कि मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये x1 है और ये कितना है? x2। अब ये x नोट है तो ये एक दूसरे के पास आएंगे x1 तक, फिर एक दूसरे से दूर भी जाएंगे, कहां तक? x2 तक। इस तरीके से इनके वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से इनके वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई ये, यानी कि भले ही ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन किसी भी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन उसके वाइब्रेशन का मिड पॉइंट ही है। देखो, इसका वाइब्रेशन इस तरीके से हो रहा है तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, लेकिन थोड़ी सी और एनर्जी दे देंगे तो अब क्या होगा? ये हो जाएगा। थोड़ी सी और एनर्जी दे देंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए, थोड़ी सी और एनर्जी देने से जो मोस्ट स्टेबल सेपरेशन है
उसके इस तरफ तो थोड़ी कम डिस्टेंस है और इसके इस तरफ थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस है। तो अब मिड पोजीशन यहां आ गई, दिस इज न्यू मिड पोजीशन। थोड़ी सी और एनर्जी दे दोगे तो अब तो और चेंजेस आ जाएंगे, यानी कि मिड पोजीशन थोड़ी सी और आ जाएगी। अब आप खुद ही देखो मिड पोजीशन धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जा रही है, यानी कि अगर एनर्जी मिनिमम है तो पार्टिकल की मिड पोजीशन x नॉट पे होगी या इक्विलिब्रियम सेपरेशन x नॉट होगा, ठीक है ना। अब अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दी तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और दे दी तो और ज्यादा हो जाएगा, और दे दी तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम सेपरेशन जिस पे जो कि इनके वाइब्रेशन का, एम्पलीट्यूड का या जो भी इनका पाथ है उसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि जितने भी वाइब्रेशन ये कर रहा है उसका मिड पॉइंट पे ही इस पार्टिकल की लोकेशन मानेंगे हम। तो अब पार्टिकल की लोकेशन थोड़ी सी दूर हो गई है, यानी कि ये कर्व असिमेट्रिक है, इसलिए वाइब्रेशन का जो मिड पॉइंट है थोड़ा सा इस जगह से इस तरफ हो गया, यानी कि एक्स नोट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन का इंक्रीज होना क्या है, दो पार्टिकल के बीच की जो सेपरेशन है, इनके मिड पोजीशंस के बीच का सेपरेशन है वो बढ़ जाना, इसी को एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर ये कर्व सिमेट्रिक होता, ठीक है ना, अगर ये कर्व सिमेट्रिक होता, अगर ये कर्व सिमेट्रिक होता यानी कि ये कर्व इस तरीके से होता यूं, ये तो कभी एक्सपेंशन होता ही नहीं, मिड पोजीशन ऑलवेज यहीं रहती, नो एक्सपेंशन, ठीक है ना। और अगर ये कर्व इस तरीके का होता यूं यूं तो क्या होता, मिड पोजीशन ऐसे होती, टेम्परेचर बढ़ने पे कंप्रेशन आ जाता, बॉडी सिकुड़ जाती। आप देखो खुद ही, अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इस तरीके का होता तो जैसे जैसे आप हीट देते, बॉडी को हीट देते, जैसे जैसे आप हीट देते तो मिड पोजीशन यहां आती, इक्विलिब्रियम सेपरेशन x नोट के बजाय इस तरफ आने लगता, और ऊपर करते तो यहां आने लगता, यानी कि तब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व तो ऐसा होता है, दिस इज प्रैक्टिकली ट्रू फैक्ट। इसलिए अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या हीट देते हैं या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच का। तो थर्मल एक्सपेंशन का एक्चुअल रीजन क्या है, इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व का असिमेट्रिक नेचर। अगर ये सिमेट्रिक होता तो चाहे जितनी एनर्जी दे देते आप, वाइब्रेशन का मिड पॉइंट इसकी इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये x नोट पे ही रहता और बॉडी कभी एक्सपेंड नहीं होती। पर ये तो प्रैक्टिकल फैक्ट है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जिन जिन केसेस में ऐसा पोटेंशियल एनर्जी कर्व आएगा वहां वहां एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन का हमने अभी रीजन समझा कि क्या है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मटेरियल्स, कुछ बॉडीज जब हम हीट करते हैं तो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उसका क्या रीजन है, क्योंकि हीट देने पे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हर मटेरियल, ये तो किसी भी मैटर के लिए ट्रू है, हर मटेरियल को एक्सपेंड होना चाहिए, पर कुछ बॉडीज सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्चुअली में उनका रीजन थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता, नेगेटिव थर्मल एक्सपेंशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उनका कारण होता है कि उनके बीच की जो क्रॉस लिंकिंग है वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर ब्रेक होके वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉलीमर्स इस तरीके के होते हैं, जैसे आपकी वो रब करने वाली रबर होती है, इरेजर जो होता है, ठीक है ना। उस इरेजर को अगर आप बर्न करो तो बर्न करने के बाद वो बहुत छोटा सा लिक्विड बन जाता है, बहुत साइज में कम होके लिक्विड बन जाएगा, ठीक। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस मटेरियल को हीट करने से इसका वॉल्यूम कम हुआ है। थर्मल एक्सपेंशन नेगेटिव है, जबकि थर्मल एक्सपेंशन नेगेटिव नहीं होता, उसका रीजन ही कुछ और है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन क्रॉस लिंकिंग। एक्चुअल में कुछ पॉलीमर्स इस तरीके के होते हैं कि उनमें ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं यूं, और उनके बीच की क्रॉस लिंकिंग ये है, ये स्पॉन्ज टाइप स्ट्रक्चर होती है ऐसे।
तो ये जो चेन्स है, हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, इनके बीच में इस तरीके की क्रॉस लिंकिंग होती है। जब हम हीट करते हैं तो ये क्रॉस लिंकिंग ब्रेक हो जाती है और ये सारी चेन कॉन्ट्रैक्ट होके हीट देने से एक साथ आ जाती है इस तरीके से। तो ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर थोड़ी छोटी हो जाती है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। दिस इज नॉट थर्मल एक्सपेंशन, ये फंडा थर्मल एक्सपेंशन है ही नहीं। एक्चुअल में इन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो जाती है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पे, और जैसे इन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है तो ये जो चेन्स है, जो पॉलीमर चेन्स है, हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, ये एक दूसरे के पास आ जाती हैं। पास आने से इस मटेरियल का साइज कम हो जाता है। तो इस इल्यूजन को हम थर्मल एक्सपेंशन से अलग रखते हैं। ठीक, अब देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन डिफरेंट डायमेंशंस। इसको अच्छे से नोट करिए आप। ओके, आइए अब देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना, यानी कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, बॉडी के एक्सपेंशन को हमें स्टडी करना है तो हम पहले लेंथ वाइज करेंगे, फिर एरिया वाइज करेंगे और फिर वॉल्यूम वाइज करेंगे। ठीक है ना, तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये कोई रॉड है हमारे पास। ठीक है ना, इस तरीके की हमारे पास एक ये रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ है L1 एट टेम्परेचर T1। मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 कर दिया है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके T2 कर दिया है मैंने ये। ठीक है, तो होगा क्या, इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी इतनी, तो अब लेंथ इंक्रीज होके कितनी हो गई L2। तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट है दैट इज डेल्टा L, और डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, L2 माइनस L1। तो आप ये देखिए, जो एक्सपेंशन हो रहा है वो इस एंड पे थोड़ा ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन सब जगह हो रहा है, सब जगह थोड़ा थोड़ा, हर पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, एक दूसरे से पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन कोई एक एंड पे ही नहीं है, ये हर जगह पे है। तो जितनी बड़ी रॉड होगी, लेंथ इसकी जितनी ज्यादा होगी, एक्सपेंशन उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जितनी भी हम लेते हैं, जितनी बड़ी लेंथ लोगे उतनी ज्यादा आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। दूसरी चीज, चेंज इन लेंथ is also directly proportional to change in temperature। टेम्परेचर में जितना ज्यादा चेंज लाओगे उतना ज्यादा लेंथ में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा रेशो में वो इंक्रीज हो जाएगी डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब आप ये देखिए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाया जा सकता है। होता क्या है, मान लीजिए कोई रॉड ऐसी है कि जिसकी लेंथ भी हमने बहुत ज्यादा ली है और उसका टेम्परेचर भी हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तब भी उसमें डेल्टा एल बहुत ज्यादा नहीं आया। इसको हटा देते हैं हम, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू सम कोफिशिएंट अल्फा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड दिस इज अल्फा, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। एल इज इनिशियल लेंथ मान लो इसकी। तो आप ये देखो, मान लो मैंने किसी रॉड की लेंथ भी बहुत ज्यादा ले ली और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तब भी उसकी लेंथ में चेंज ज्यादा नहीं आया। इसका मतलब उसका ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कम है, यानी कि ये थर्मल एक्सपेंशन को बताता है। इसका मतलब मटेरियल ही बेकार है, वो मटेरियल ही ऐसा है जो एक्सपेंशन ज्यादा करता नहीं है, जिसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो ये अल्फा उसका कम है। अब मान लो कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी लेंथ भी मैंने कम ली है और टेम्परेचर भी बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, तो ये क्वांटिटी बहुत कम है, फिर भी उसकी लेंथ में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। इसका मतलब वो मटेरियल ऐसा है जिसका अल्फा थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इनफैक्ट ज्यादा है। तो अल्फा ज्यादा होने का मतलब ये है कि उसका एक्सपेंशन अच्छा होता है, वो अच्छा मटेरियल, उसका एक्सपेंशन थोड़े से टेम्परेचर से ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे ये अल्फा ज्यादा होगा। तो अल्फा इज थर्मल
अल्फा इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। अब यहां से आप ये देखिए डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अल्फा L1 डेल्टा टी। अब डेल्टा एल को अगर मैं लिखूं दिस इज L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। तो L2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। तो अगर L1 को मैं यहाँ पे कॉमन लूं तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका L2। अगर ये L2 है तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये आपकी नई लेंथ बन गई। यानी कि अगर आपने L1 लेंथ की रॉड ली है और उसका टेम्परेचर आपने कितना इंक्रीज किया है, डेल्टा टी, और उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है, अल्फा, तो उसकी नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L2। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई 1 मीटर की लेंथ रॉड ली, ठीक है, जिसका अल्फा कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। आप ये देखिए ये कोई नंबर है और ये अल्फा और ये टेम्परेचर है, तो इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो नई लेंथ कितनी होगी ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो L2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि 1 इंटू L1 कितना है 1 मीटर, ये कितना 1 प्लस अल्फा कितना है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है 20। ये हो गया। तो यहां पे जो ये नई वाली लेंथ आई L2 वो कितनी आ जाएगी, L2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे 1 इंटू इससे 10⁻³ 4, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि 1 इंटू 1.001, यानी कि 1.001 मीटर ये नई लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से आप इस एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ बढ़ेगी, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ कम हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो लेंथ कम भी तो हो जाएगी, क्योंकि जो चीज एक्सपेंड हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से वो चीज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है टेम्परेचर कम करने से। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो यहां पे अगर कैलकुलेशन को ठीक से किया जाए तो ये आएगा 4। इसका मतलब ये कि 100.4 सेंटीमीटर नई लेंथ हो जाएगी। ये आप देखिए 0.4 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो गया है इसमें। एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है कि अ ब्रास स्केल करेक्टली कैलिब्रेटेड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक ब्रास स्केल है जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेक्ट रीडिंग देता है। करेक्ट रीडिंग कब देता है वो, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये बोल रहा है इज एम्प्लॉयड टू मेजर अ लेंथ एट टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लेंथ मेजर करता है ये, एंड गिव्स 75 सेंटीमीटर, gives 75 centimeter. Find the true length. Find true length. If alpha of brass is 2 into 10⁻⁻³ per degree centigrade. ये क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन समझाने की आपको कोशिश करता हूं क्या है। एक ब्रास का स्केल है,
100 सेंटीमीटर का होता है स्केल, तो ब्रास से बना हुआ एक स्केल है जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल सही रीडिंग देता है। यानी कि उस पे जो साइन बने हुए हैं 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है वो एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर के बराबर ही है। कब? जब वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है तो अब वो स्केल करेक्ट नहीं रहा, वो स्केल एक्सपेंड हो गया है। अगर स्केल एक्सपेंड हो गया है तो वो अब इनकरेक्ट रीडिंग देगा। अब इस इनकरेक्ट स्केल से एक लेंथ मेजर की गई जो कितनी निकल के आई? 75 सेंटीमीटर। जो इनकरेक्ट स्केल से 75 सेंटीमीटर निकल के आती है, हम मेजर करते हैं तो इनकरेक्ट स्केल की हेल्प से वो 75 सेंटीमीटर आई है। अब बताना है कि ट्रू लेंथ कितनी है। ठीक है, इसको हम अभी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जो 75 सेंटीमीटर की लेंथ ये इनकरेक्ट स्केल बता रहा है वो 75 सेंटीमीटर से कम है या 75 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक, सपोज करिए ये हमारे पास वो रॉड है, ये जिसकी लेंथ कितनी है? L। इस रॉड को बताया जा रहा है 75 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इन रियलिटी क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बट 1 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ दिस स्केल। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये स्केल बनाया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज करने के लिए। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 1 सेंटीमीटर ये स्केल बता रहा है तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर ही है। लेकिन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये 1 सेंटीमीटर बता रहा है तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है। यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ स्केल एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू मोर देन 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू मोर देन 1 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ये क्या है। 1 सेंटीमीटर अगर देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये 2 साइन है, अगर ये स्केल के 2 साइन है, ये सेपरेशन कितना है? ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये सेपरेशन इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 सेंटीमीटर तो बस इतना है ना, अब इतना तो इंक्रीमेंट हो गया। तो जिस लेंथ को ये इनकरेक्ट स्केल, दिस इज इनकरेक्ट स्केल, एंड दिस इज करेक्ट स्केल। तो ये जो इनकरेक्ट स्केल है, जिस लेंथ को 1 सेंटीमीटर बता रहा है वो एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो जिस लेंथ को ये 75 सेंटीमीटर बता रहा है वो एक्चुअल में 75 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है ये मुझे पता करना है, यानी कि जो आंसर आएगा वो 75 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा। ठीक है ना। यानी ये जो स्केल है, इनकरेक्ट स्केल जो है वो मेजर तो ज्यादा करता है और बताता कम है। ठीक है। तो क्या हुआ, सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर ना होके कुछ और हो गया है। अगर आपने टेम्परेचर 15 डिग्री रखा है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही है, लेकिन इस स्केल पे बना हुआ सेंटीमीटर अब सेंटीमीटर स्टार हो गया है। तो सेंटीमीटर स्टार क्या हुआ, पुराना वाला सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये नया सेंटीमीटर है। और ये क्या बता रहा है नया, 75 सेंटीमीटर स्टार बता रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 75 सेंटीमीटर स्टार। ठीक,
तो अब नया सेंटीमीटर कितना है? 75 सेंटीमीटर स्टार का मतलब क्या हुआ? 75 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये इसकी ट्रू लेंथ होगी। तो 75 मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है या 5 है? 10 टू द पावर माइनस 5 है। 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो गया। तो ये क्या हुआ अब यहां पे? ये तो 75 हो गया, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाहर रख लो और ये चीज हो गई 1 प्लस 2 इंटू 2 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा? 75 प्लस 75 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, इतने सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 75 प्लस 75 इंटू 4 हो गया 300, 300 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी कि 75 प्लस पॉइंट, देखिए 2 जीरो से 10 टू द पावर माइनस 3, तो 0.03 बन गया ये। तो आंसर होगा 75.03 सेंटीमीटर। ये आपकी ट्रू लेंथ हो गई, ये आंसर है। आप समझने की कोशिश करिए, जो रियल सेंटीमीटर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लेकिन 35 सेंटीमीटर पे तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो जो रियल सेंटीमीटर है वो चेंज होके एक बड़ी लेंथ हो गई है, यानी कि वो अब सेंटीमीटर स्टार हो गया है टेम्परेचर बढ़ने पे। अब सेंटीमीटर स्टार क्या होगा? पुराने वाला सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये जो मेजर कर रहा है ना इनकरेक्ट स्केल, ये आपका सेंटीमीटर स्टार बता रहा है। कितने बता रहा है ये? सेंटीमीटर स्टार। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रू लेंथ निकाल सकते हो। अब होता क्या है, एक केस और देखिए, जैसे पेंडुलम होता है, कोई भी पेंडुलम होता है, मान लो किसी भी वॉच का, ये इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो L विल इंक्रीज, L इंक्रीज तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है कि एक ऑसिलेशन में पहले से ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ये स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब स्लो हो जाना, स्लो हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये स्लो हो जाएगा। स्लो होने का मतलब है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में इसको टाइम ज्यादा लगेंगे। तो जो पेंडुलम क्लॉक होती है, वो क्या होती है? एक बार उधर टकरा के इधर टकराने में वो 1 सेकंड 2 सेकंड पूरे करती है। उधर टकराती है तो 1 सेकंड, इधर टकराती है तो फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड पूरे करती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके पेंडुलम की लेंथ बढ़ जाती है, तो वो अब एक ऑसिलेशन करने में टाइम ज्यादा लेती है, यानी कि वो 1 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लेती है उसको हिट करने में। ठीक है, तो 1 सेकंड से ज्यादा टाइम हो जाता है पर वो शो करती है 1 सेकंड। 1 सेकंड से ज्यादा टाइम हो जाता है पर वो शो करती है 1 सेकंड, इसलिए वो स्लो हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा और वो आपको 59 मिनट सम सेकंड्स दिखाएगी, अगर उसका टेम्परेचर लेंथ इंक्रीज हो गई है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर जहां पे ज्यादा हो जाता है, यहां पे पेंडुलम क्लॉक्स स्लो हो जाती हैं। ठीक है ना, इसको नोट करिए अच्छे से।